तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रिटेनिंग वॉल का मतलब होता है कि किसी भी ग्राउंड मटेरियल को, किसी भी नेचर ऑफ ग्राउंड मटेरियल को रिटेन करना। रिटेन करने का मतलब है रोकना। तो कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, कहां रोकना है ना। तो मान लीजिए मेरे पास में, सपोज करिए कि ये कोई एक ग्राउंड है, ऐसा ग्राउंड नहीं, बहुत ज्यादा बनाओ इसको, ये कोई ग्राउंड है ऐसा करके, है ना, ये ग्राउंड है पूरा, है ना। मैंने ओनली कट सेक्शन किया और मुझे यहाँ पे क्या बनानी है, रेलवे लाइन बनानी है या रोड बनानी है। फॉर एग्जाम्पल इसके बीच में मुझे रोड बनानी है। अगर मैं रोड बनाता हूं तो सीधी सी बात है, ये जो है, ये जो भी मटेरियल है, चाहे सोइल है, ग्रेवल है या रोक है, कुछ भी है, और ये वाला जो है सोइल या ग्रेवल जो भी है, तो मेरे पास में दो पॉइंट ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा एंडुलेशन में डिफरेंस है, मतलब लेवल में डिफरेंस है, और मुझे यहाँ पे वर्किंग जोन रखना है। ये मेरे पास या तो रोड है या फिर रेलवे लाइन है। तो इस वर्किंग स्पेस पे ये वाला मटेरियल यहाँ पे ना आए जब मैं उसको बना रहा हूं कंस्ट्रक्शन के टाइम, और जब मैं उसको फंक्शन में ले रहा हूं, मतलब यूज कर रहा हूं, दोनों ही टाइम ये नहीं आना चाहिए। तो नहीं आना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इस मटेरियल को अपनी जगह होल्ड करवाना पड़ेगा, रिटेन करवाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट करते हैं, ये जो मान लीजिए मैंने दीवार लगा दी या कुछ भी अरेंजमेंट किया, चाहे वो मैं किसी भी शेप का सेक्शन बना के लगा दूं, तो जो अरेंजमेंट मैं कर रहा हूं जिसके द्वारा इस मटेरियल को, ग्राउंड मटेरियल को वर्किंग जोन में आने से रोक रहा हूं, रिटेन कर रहा हूं, दैट इज नोन एज द रिटेनिंग वॉल। दैट इज नोन एज द रिटेनिंग वॉल। मैं ये कतई नहीं बोल रहा कि हमेशा दीवार ही है, बट हाँ ये जरूर बोल रहा हूं कि किसी भी शेप का हो सकता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन सब का सेम लगभग एक जैसा है, बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि कोई भी काइंड का टाइप का सेक्शन है ये, ठीक है। तो रिटेनिंग वॉल क्या हो गया, इट रिटेन द ग्राउंड मटेरियल या अर्थ मटेरियल टू रिटेन द अर्थ मटेरियल। ये रिटेन करता है अर्थ मटेरियल को ताकि मैं जो फंक्शन एरिया में ना आए, फंक्शन एरिया में ना आए। अब ये रिटेन करता है अर्थ मटेरियल को एक साइड भी और दोनों साइड भी। कई ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे दोनों साइड मटेरियल को रिटेन कर रहा है। कैसे, तो एक साइड का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एक साइड का एग्जाम्पल हो जाएगा रेलवे लाइन जहां पे लगाई गई है, तो आप देख सकते हैं वहां पे साइड के अंदर एक वॉल बनी होती है, तो वो सिंगल साइड जो है ग्राउंड मटेरियल को यानी कि अर्थ मटेरियल को रिटेन करती है। दोनों साइड कहां रिटेन करती हैं, तो दोनों साइड रिटेन करने का एग्जाम्पल है मेरे पास में स्विमिंग पूल की वॉल। स्विमिंग पूल की वॉल अगर मैं देखता हूं तो दिस इज द वन, ये स्विमिंग पूल है, और इसमें अगर मैं देखता हूं तो ये क्या करती है, ये जो वॉल है, ये जो वॉल है एक साइड ग्राउंड जो है ग्राउंड को रिटेन करती है और दूसरी साइड वाटर को रिटेन करती है। तो ये जो वॉल होती है स्विमिंग पूल की वॉल, वो दोनों साइड अर्थ मटेरियल को रिटेन कर रही है। एक साइड वाटर है, दूसरी साइड जो है वो सोइल है, ठीक है ना। तो दोनों साइड को ये रिटेन करती है, एक दूसरे में ना जाए, तो दैट इज द वन। तो इसका डेफिनेशन लिखिए रिटेनिंग वॉल का, रिटेनिंग वॉल का डेफिनेशन लिखिए। टू रिटेन अर्थ मटेरियल, टू रिटेन अर्थ मटेरियल, टू रिटेन अर्थ मटेरियल, टू रिटेन अर्थ मटेरियल where sudden change in, where sudden change in, where sudden change of, where sudden change of ground level, sudden change of ground level between adjacent point, between two adjacent point, between two adjacent point, दो पास पॉइंट में, पॉइंट के अंदर अगर ग्राउंड में लेवल में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तब हम लोग यहाँ पे उस अर्थ मटेरियल को रिटेन करने के लिए जो वॉल यूज करते हैं वो रिटेनिंग वॉल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिटेन द अर्थ मटेरियल ऑन वन साइड और बोथ साइड। इट रिटेन द अर्थ मटेरियल ऑन वन साइड और बोथ साइड, on one side or both side।
चलिए पहला एग्जांपल, इसके टाइप हो जाएंगे टोटल जो है इसके 4 टाइप होते हैं, जिसके अंदर पहला होगा ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल जो रहता है, इसको समझो, बाद में इसको लिखना ताकि बिना रटे हम कैसे ध्यान रख सके। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो नाम में दे रखा है ग्रेविटी। ग्रेविटी माने ये जो वॉल है अपने सेल्फ वेट के द्वारा, अपने सेल्फ वेट के द्वारा जो है लोड को ट्रांसफर करती हैं, सेल्फ वेट के द्वारा करती हैं। तो कौन से लोड को? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए ये मेरे पास में, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हॉरिजॉन्टल लोड को, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लोड, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लोड, दिस इज द पीएच, इसको मैं बोल सकता हूं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और लेटरल लोड, और लेटरल लोड। और लेटरल लोड, अब ये हॉरिजॉन्टल और लेटरल लोड किस किस की वजह से आ सकते हैं? दीज लोड में अकर ड्यू टू वाटर, पानी को स्टोर कर रहे हैं वहां पे आ सकता है, कोई भी ग्राउंड है उसकी वजह से आ सकता है, एनीथिंग। तो ये हॉरिजॉन्टल लोड, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो अपने सेल्फ वेट के द्वारा इसको अगर ट्रांसफर करता है, सेल्फ वेट कैसे पता चला? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी में सेल्फ वेट ही रोल प्ले करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही ज्यादा मुझे उसका वेट बढ़ाना होगा, वेट बढ़ाने के लिए डायमेंशन बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें जो रहता है, इसमें जो रहता है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल में, साइज ऑफ वॉल जो रहती है बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा। इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डैम। डैम आप जानते हैं इसकी जो साइज होती है बहुत ज्यादा होती है, टू मच इन साइज, because the dam is constructed या designed as per for this kind of the load। तो ये सेल्फ वेट के द्वारा लोड को रजिस्ट करती है। एंड यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लोड आता है डैम के अंदर, वो वाटर की वजह से आता है, जो हमने जो वाटर को रिटेन कर रखा है या होल्ड कर रखा है उसकी वजह से प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। और ये जो बनी होती है, ये जो बनी होती है, ये क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कंस्ट्रक्टेड विथ, कंस्ट्रक्टेड विथ, ये जो बना होता है स्टोन से होता है, स्टोन मेसनरी, स्टोन मेसनरी और ब्रिक मेसनरी, और ब्रिक से बना होता है। समटाइम्स ये पीसीसी से भी बना सकते हैं, ईटीसी, इससे बना सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट क्या होगा? दिखती सी बात है, जब ये सेल्फ वेट के द्वारा फोर्स को ट्रांसफर कर रही है, तो हम यहाँ पे डैम जो है इसका ब्रॉड एग्जांपल है, बट अभी हम तो नॉर्मल रिटेन मटेरियल को जो है रजिस्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो इसका जो यूज होता है नॉर्मल सिचुएशन में, डैम को छोड़ के अगर हम बात करें, तो ये नॉट सुटेबल फॉर हाइट मोर देन, इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज सुटेबल, इट इज सुटेबल अप टू हाइट लेस देन 4.5 मीटर। 4.5 मीटर तक की हाइट के लिए हम जो है 3.4 मीटर, सॉरी 3.4 मीटर की हाइट तक के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा के लिए हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फिर इसका वेट ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा ये रिक्वायर्ड करेगा, उतना हम लोग स्पेस दे नहीं पाते हैं, ठीक है। तीसरा हो जाएगा ये जो चेक होता है, इट इज चेक अगेंस्ट, इट इज चेक अगेंस्ट, चेक अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग। स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग का क्या मतलब हुआ? ओवरटर्निंग हो जाता है कुछ ऐसा, लुक एट दिस, ये स्ट्रक्चर अगर कुछ इस फेज में आ जाता है तो इसको हम लोग ओवरटर्निंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरटर्निंग। और स्लाइडिंग क्या होता है? स्लाइडिंग के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास ये वाला जो पोर्शन था वो इस तरीके से इधर की साइड आ गया, ये जो है कुछ ऐसे आ गया, इसको बोला जाता है स्लाइडिंग। तो मुझे इस चीज को चेक करना पड़ता है स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग के लिए, ठीक है। चलो तो नोट करो, ये पहला हो जाएगा।
रिटेनिंग वॉल, तो ये वैसे भी स्पेस बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, तो जनरली इसको नहीं दिया जाता है। बट इफ सपोज वी हैव सफिशिएंट स्पेस एंड अदर फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट, देन वी कैन यूज दिस वन। ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, दूसरा हो जाएगा कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, इसको समझ लीजिएगा। रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का मतलब ये है कि हम लोग इसको बना रहे हैं आरसीसी से। सबसे पहली बात तो समझ लो, आरसीसी से बना रहे हैं, और इसका जो अरेंजमेंट रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। ध्यान से देखिएगा, ये आरसीसी वॉल ये हो जाएगा नीचे वाला पार्ट, और इसके ऊपर हम लोग जो है कुछ ऐसे बना रहे हैं, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। लुक एट दिस, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका अगर मैं शॉर्ट मॉडल बनाता हूं तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। लुक एट दिस, ये होता है कुछ ऐसे, और ये हमने दे रखा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। दिस इज द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। इस कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में हम लोग ये बोलते हैं कि भाई इधर की साइड हमने मटेरियल को रिटेन कर रखा है, इधर की साइड हमारे पास में सोइल है। जो वर्टिकल पार्ट है, जो वर्टिकल है, इसको बोला जाता है स्टेम। ये हो जाएगा मेरे पास में टो, और ये हो जाएगा मेरे पास में दैट इज द हील। हील, राइट। और अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखता हूं तो भाई मेरे पास में ये वर्टिकल स्लैब हो जाएगी। दिस इज द वर्टिकल स्लैब, ये हो जाएगा वर्टिकल स्लैब। और अगर मैं इस वाले पार्ट को देखता हूं तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्लैब, और इसको देखूंगा तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्लैब। हाँ या ना। इन तीनों में एक बात कॉमन है, ये यहां से जो है कैंटिलीवर टाइप है, ये यहां से कैंटिलीवर टाइप है, और ये यहां से कैंटिलीवर टाइप है। तो ये जो हो जाएगा ये हील स्लैब, ये स्टेम स्लैब, हील स्लैब, सॉरी टो स्लैब और हील स्लैब। तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जो होती है, इट कंसिस्ट 3 कैंटिलीवर स्लैब, वन इज स्टेम स्लैब, अनदर इज द टो स्लैब, थर्ड वन इज द हील स्लैब। 3 कैंटिलीवर स्लैब का एक मिक्स पार्ट रहती है। क्लियर है। अब आते हैं इसके अंदर, अब आते हैं हम लोग इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं। जब हमने बोला कि भाई स्लैब हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्लैब में जो लोड आता है वो लोड कैसे आएगा, स्लैब में लोड कैसे आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इधर की साइड क्या लग रहा है, सोइल है, इधर की साइड सोइल है। समझना इस चीज को, यानी कि इधर की साइड सोइल है। इस सोइल का और इस वॉल का और इसका टोटल जो प्रेशर होगा, जो वेट होगा, वो क्या करेगी, उसको रजिस्ट करेगी सोइल। यानी कि सोइल इसके ऊपर नीचे से क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। हाँ या ना। इधर की साइड जो सोइल है वो इस वाली वॉल पे इधर की साइड फोर्स अप्लाई कर रही है हॉरिजॉन्टल, और सेल्फ वेट ये कर रही है हॉरिजॉन्टल, एंड सेल्फ वेट ट्रांसफर कर रही है इधर की साइड। और यहां से सोइल जो है, ग्राउंड जो है, इस रिटेनिंग वॉल पे अपवर्ड प्रेशर लगा रहा है। समझ गए। पी जो लग रहा है, पी एच लग रहा है हॉरिजॉन्टल प्रेशर ड्यू टू द रिटेन्ड मटेरियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। डब्ल्यू जो लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है वर्टिकल फोर्स, कौन से मटेरियल का, जो इस हील स्लैब के जस्ट ऊपर जो मटेरियल है वो नीचे की साइड जो डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स दे रहा है। अब इसका वेट, इस मटेरियल का वेट, इस सब का वेट जो है, जब ये रिटेनिंग वॉल अपनी जगह बनी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रेशर बना है वो प्रेशर ग्राउंड के प्रेशर से कम है, तभी है। नहीं होगी तो पेनिट्रेट कर जाएगी। फाउंडेशन हमने देखा भी है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई सोइल जो है यहाँ पे अपवर्ड प्रेशर लगा रही है कुछ ऐसे, ये सारी जगह लगा रही है। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर लेता हूं। ये क्या कर रहा है स्टेम स्लैब में, जैसे ये लगेगा, दिस इज द वन, जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लगेगा, ये इस स्टेम स्लैब को इधर की साइड टिल्ट कर देगा। तो जैसे टिल्ट, यहां से समझ लो, जैसे ये टिल्ट करेगा तो क्या होगा, इधर की साइड टेंशन, इधर की साइड कंप्रेशन। तो मुझे स्टेम स्लैब में टेंशन रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। स्टेम स्लैब में मुझे टेंशन रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, और ये टेंशन रेनफोर्समेंट दिया जाता है इनर साइड। स्टेम स्लैब में हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं रिटेन मटेरियल साइड। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास, इसको अगर हम देखेंगे तो भाई स्टेम स्लैब जो होता है मेरे पास क्या हो रहा है, स्टेम स्लैब जो है वो
स्टेम स्लेब जो है मेरे पास ये जो है वो कुछ ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होती है। लुक एट दिस, ये स्टेम स्लेब कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुई तो भाई मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा टेंशन और यहाँ पे आ जाएगा कंप्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा कंप्रेशन। दिस इज द स्टेम स्लेब। क्लियर? तो टेंशन जिधर आ रहा है उधर मैंने AST दे दिया, यानी कि हमने AST दिया अर्थ मटेरियल साइड। तो ये हम लोग जो AST प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस AST किधर की साइड है? अर्थ मटेरियल साइड। तो मैं इसको एक पॉइंट पे लिखवा दूंगा, बट हाँ ये ध्यान रख लेते हैं ये AST है। स्टेम की कहानी तो पूरी हो गई। अब आते हैं टो स्लेब के अंदर। भाई इधर की साइड तो ग्राउंड है, मटेरियल है, सोइल इसके ऊपर आ रही है, तो इसकी बाद में बात करेंगे। इधर तो खुली जगह है, कुछ नहीं है ऊपर, कुछ नहीं है ऊपर। तो इसका मतलब ये रहा कि भाई यहां से ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे लिफ्ट कर जाएगा। कैंटिलीवर है तो ये क्या हो जाएगा, ये लिफ्ट कर जाएगा कुछ ऐसे। लुक एट दिस। तो ये हो जाएगा आपके पास में स्टेम स्लेब का इस तरीके से। इधर की टो स्लेब का इधर की साइड हो जाएगा टेंशन। तो इधर की साइड टेंशन होगा तो इसमें जो टेंशन रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा कुछ ऐसे। इसमें टेंशन रेनफोर्समेंट दिया जाएगा कुछ ऐसे। लुक एट दिस। ये हो जाएगा AST। तो AST जो दिया जा रहा है किसमें, टो स्लेब में, वो दिया जाता है बॉटम साइड में। टो स्लेब में AST दिया जाता है बॉटम साइड में। अब अगर मैं हील स्लेब की बात करता हूं तो हील स्लेब के अंदर क्या रहता है, हील स्लेब में जो है मेरे पास ये जो स्लेब है वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करती है। हील स्लेब कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करती है, तो इसमें टेंशन होगा ऊपर की साइड, इसमें टेंशन होगा ऊपर की साइड। तो फाइनली जब इसमें देखते हैं तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट करती है तो इसमें जो टेंशन रेनफोर्समेंट दिया जाता है वो दिया जाएगा कुछ ऐसे। सो दिस इज द AST। तो हील स्लेब में ऊपर की साइड, टो स्लेब में नीचे की साइड, स्टेम स्लेब में रिटेन मटेरियल की साइड AST यानी कि टेंशन रेनफोर्समेंट दिया जाता है। क्लियर? ये हो जाएगा रिटेनिंग वॉल। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो डायग्राम की जगह छोड़ दो, ये हम लोग डिफ्लेक्टेड शेप लिख लेते हैं। ये हो जाएगा डिफ्लेक्टेड शेप। तो ये दोनों डायग्राम की जगह छोड़ दीजिए, या बाद में बनाना चाहे बाद में बना लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें पहला पॉइंट लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम स्लेब, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैंटिलीवर, ऐसे लिखो इसको, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैंटिलीवर स्लेब, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैंटिलीवर स्लेब, कैंटिलीवर स्लेब। पहला हो जाएगा स्टेम स्लेब, स्टेम स्लेब, दूसरा हो जाएगा टो स्लेब, एंड तीसरा हो जाएगा हील स्लेब। तीसरा हो जाएगा दैट इज द हील स्लेब, दैट इज द हील स्लेब। तो पहला हो जाएगा स्टेम स्लेब, दूसरा हो जाएगा हील स्लेब और तीसरा हो जाएगा टो स्लेब। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इट इज सूटेबल फॉर हाइट, इट इज सूटेबल फॉर हाइट, इट इज सूटेबल फॉर हाइट, सूटेबल फॉर हाइट, हाइट ग्रेटर देन 3 to 4 मीटर, 3 से 4 मीटर के ज्यादा के लिए सूटेबल है, एंड लेस देन 7 to 8 मीटर, 7 से 8 मीटर लेस देन के लिए जो 6 to 8 मीटर, 6 to 8 मीटर के लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा हाइट हम लोग जो है 8 मीटर जा सकते हैं, बट इट इज द एक्सट्रीम सिचुएशन, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। इससे ज्यादा अगर हाइट दे दी तो कैंटिलीवर इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा और बहुत कम लोड के ऊपर ये फेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा AST इज प्रोवाइड, AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन इज प्रोवाइड स्टेम स्लेब में हम लोग देंगे, स्टेम स्लेब में दिया जाएगा अर्थ रिटेन मटेरियल साइड,
रिटेन मटेरियल साइड टो स्लैब में दिया जाएगा, टो स्लैब में दिया जाएगा 8 बॉटम एंड हील स्लैब में दिया जाएगा 8 टॉप, ये दिया जाएगा 8 टॉप। तो ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है। चलिए तो ये हो गया। नाउ अब ये डायग्राम बना लीजिए। सो ड्रॉ दिस डायग्राम। जो हमने लिखा है वो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि ये इस तरीके से है। ऋषिकेश, जब हील स्लैब का एरिया सेम है, किसके सेम है भाई? ऋषिकेश एरिया सेम है, किससे सेम है? लो तब तक उसका आप कुछ मत बोलिए कि एज्यूम किया हुआ है, अपने माइंड में कुछ मत बनाइएगा। जितना जरूरत है उतना सारा रीजन देके ही कर रहा हूं, और सिविल में सब चीज का रीजन है ना। बिना ऐसे कुछ नहीं माना गया है कि भाई कुछ भी हो गया। सो दिस इज द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, जो तीन वर्टिकल स्लेब का तीन कैंटिलीवर स्लेब का कॉम्बिनेशन रहता है। ये हो जाएगा स्टेम स्लेब, दिस इज द टो स्लेब एंड इट इज द हील स्लेब। और ध्यान रखना हील स्लेब की साइड मटेरियल रिटेन किया जाता है, हील स्लेब की साइड मटेरियल रिटेन किया जाता है। ओके, सो इट इज द वन एंड रेनफोर्समेंट जो देंगे वो हम लोग देख के लिख चुके हैं। सो इस तरीके से रेनफोर्समेंट दिया जाता है। नाउ इट इज शूटेबल अप टू 3 to 4 मीटर एंड मोर देन 3 to 4 मीटर एंड लेस देन 6 to 8 मीटर। तो 3-3.5 मीटर से ज्यादा हो तो इसको यूज कर सकते हैं, 6 से 8 मीटर से कम हो तो भी यूज कर सकते हैं, मतलब 6 से 8 मीटर तक जा सकते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर 6 से 8 मीटर से ज्यादा हो तब क्या करेंगे? तो यार ये तो सीधी सी बात, इतना हम भी समझते हैं कि जितना ज्यादा ये प्रोजेक्शन पार्ट जाएगा, जितना ज्यादा प्रोजेक्शन पार्ट जाएगा, अगर मैंने ऊपर हल्का सा भी लोड लगाए तो फेल कर देगा, हल्का सा फेल कर देगा। कारण क्योंकि यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक वैसे अगर हम समझे, यानी कि यहाँ पे मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। कैसे? तो अगर आपने फिजिक्स सीखा होगा, पढ़ा नहीं, सीखा होगा 9th क्लास के अंदर, तो हम ये जानते हैं कि अगर मैं मान लो मुझे किसी भी एक पॉइंट पे बहुत हेवी मोमेंट चाहिए, किसी भी एक पॉइंट पे मुझे बहुत हेवी मोमेंट चाहिए, तो मेरे पास में दो तरीके हैं। या तो मैं ई कम रखूं और बहुत ज्यादा लोड लगा दूं, बहुत ज्यादा लोड लगा दूं, या फिर दूसरा, यहाँ पे अगर मुझे हेवी मोमेंट चाहिए तो मैं ई बढ़ा दूं और बहुत कम लोड लगा दूं। मोमेंट का वैल्यू सेम है ना, m इज इक्वल टू पी इंटू ई। ये मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लो मुझे ट्रक के जो टायर होते हैं उसके नट को ओपन करना है, बहुत हेवी मोमेंट चाहिए होता है। तो वहां पे अगर मैं मैन्युअली अगर करता हूं, ह्यूमन पावर को अगर यूज करते हुए, तो ई कम रख के मैंने पंच यूज किया, लगाया, और थोड़ा सा उसका लेंथ रहता है, फोर्स लगा रहा हूं, अपना पूरा वेट भी उस पर लगा दूं ना, तो भी ये नहीं कर पाएगा, इसको ओपन नहीं कर पाएगा। वैसी बात है, जिस व्हीकल में लगा वो खुद ही हाई पावर का व्हीकल है, जो कैरी कर रहा है वो भी बहुत ज्यादा हैवी वेट है, तो वहां पे तो मजाक होती नहीं है। तब मुझे अगर उसको ओपन करना, बहुत हेवी मोमेंट लगेगा तभी ओपन होगा। तो चॉइस क्या होती है? उसी पंच के अंदर एक पाइप लगाओ जिसकी लेंथ ज्यादा है
एंड देन वहां पे आप फोर्स अप्लाई करो अपने सेल्फ वेट को ध्यान रखते हुए या जो आपका पावर उसको यूज करते हुए. सो व्हेन विल यू इंक्रीज दिस वन और वेरी लाइट लोड के ऊपर ये हैवी मोमेंट हो जाता है और यही इसी तरीके से ओपन करते हैं. 9th में हमने मोमेंट का कंसेप्ट ऐसे ही तो सीखा था, आप लोगों ने सीखा होगा. तो अच्छा यही चीज आप दरवाजे पे देख सकते हो. डोर को ओपन करना है, दूर से करोगे तो बहुत कम लोड पे हो जाएगा, पास से करोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. सेम चीज. सो द पॉइंट इज दैट कि अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट बहुत ज्यादा कर दूं तो बेसिकली आई हैव इंक्रीज द लेंथ एंड वेरी स्मॉल हॉरिजॉन्टल लोड कैन ब्रेक इट हियर. बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाएगा, इट में ब्रेक. ठीक है. तो कैंटिलीवर एक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब उस केस में हम लोग ये सेक्शन ज्यादा हाइट के लिए यूज नहीं कर सकते. लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हमें 8 मीटर से ज्यादा का बनाना है, 6 से 8 मीटर से ज्यादा की हाइट का सेक्शन बनाना है. ग्रेविटी बना नहीं सकता, ये बनाता हूं तो फेल हो जाएगा. अब फेल हो जाएगा तो मुझे इस फेलियर को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. इस फेलियर को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो कैसे करना पड़ेगा, क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास में दो अलग अलग तरह की रिटेनिंग वॉल है जो हम लोग देखेंगे. तो नेक्स्ट नाम आता है दैट इज कॉल्ड काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल. काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल मैं दोनों रिटेनिंग वॉल एक साथ बताऊंगा, काउंटरफोर्ट और बटर रेस. सो बी केयरफुल. डायग्राम अभी बन पा रहा हो तो बना लीजिएगा, वरना बाद में क्लास के बाद में बना सकते हो. तो पैनिक मत होइएगा. दिस इज द वन, दिस इज द लाइक दिस. ये हो जाएगा कुछ ऐसे और ये रिटेनिंग वॉल जा रहा कुछ ऐसे. बहुत बढ़िया. Here it is. So this is the wall. इसमें अगर हम देखें तो भाई हम ये जानते हैं कि मेरे पास में ये आ जाएगा स्टेम और ये आ जाएगा टो. दिस इज द टो. और ये आ जाएगा हील. दिस इज द हील. तो हम ये जानते हैं कि हील की साइड जो है वो मटेरियल को रिटेन किया जाता है. हील की साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल को रिटेन कर रहे हैं. और इसकी हाइट अगर जो है 6 से 1 मीटर से ज्यादा की होगी तो ये फेल हो सकता है. To prevent this failure, what we are doing that हम जो है यहाँ पे एक अलग कंपोनेंट ऐड कर देते हैं. और वो भी कर किधर रहे हैं, जिधर की साइड मटेरियल को रिटेन किया गया है उधर की साइड. जिधर की साइड मटेरियल को रिटेन किया गया उधर की साइड. तो ये लो जी, ये हमने यहाँ पे लगा दिया. एक और लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं. सो दिस इज द वन, दिस इज द वन. ये हमने लगा दिया कुछ ऐसे लाइक दिस. ये हमने लगा दिया कुछ ऐसे. ओके. सो ये हो जाएगा कुछ ऐसे. दिस इज द वन लाइक दिस वे. सो हियर इट इज एंड दिस इज द वे. ओके. सो आप इसको हटा. ओहो, सो आई होप कि सबको ये डायग्राम क्लियरली समझ में आ गया होगा हमने एग्जैक्टली किया क्या है. ये वाला जो पार्ट हमने अलग से लगाया है, दिस पार्ट, ये जो हमने लगाया है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमने लगाया इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है दैट इज काउंटरफोर्ट. इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ये आ जाएगा मेरे पास में काउंटरफोर्ट. दिस इज द काउंटरफोर्ट. काउंटरफोर्ट.
अब मैं ये अच्छे से जानता हूं कि भाई मेरे पास जो सोइल है वो इसके ऊपर इधर की साइड फोर्स लगा रही है, दिस इज द पीएच, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रही है, सोइल माने ग्राउंड, इधर की साइड फोर्स लगा रही है। इस फोर्स की वजह से ये स्टेम क्या करेगा, इधर की साइड टिल्ट होगा। जब ये इधर की साइड टिल्ट होगा तब उस केस में क्या होगा, इसके अंदर टेंशन आएगा या कंप्रेशन आएगा। तो काउंटर फोर्स में टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा। देख लो ये स्टेम इधर की साइड टिल्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इसको भी उधर खींचने की कोशिश करेगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल में जो काउंटर फोर्स देते हैं वो टेंशन में रहता है, तो इसमें टेंसाइल रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। और वो टेंसाइल रेनफोर्समेंट हम लोग जो देते हैं वो देते हैं हम लोग इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर, सीधा नहीं दिया जाता। ये हम लोग जो दे रहे हैं वो इंक्लाइंड फॉर्म में दे रहे हैं। ये इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट में टेंशन रेनफोर्समेंट दिया जाता है कुछ ऐसे, ये दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये टेंशन रेनफोर्समेंट हम लोग देते हैं। अब ईएससी में इसकी डिजाइन पूछी गई है, ठीक है ना, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, हियर इट इज, तो दिस इज द वन। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज द AST, ये हो जाएगा AST। क्लियर है। सो दिस इज द AST। चलिए अगर मैं इसकी हाइट को अगर S से डिनोट कर दूं, अगर मैं इसकी हाइट को अगर मैं S से डिनोट कर दूं, दिस इज द H, H इज द हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल, ये हो जाएगा हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो स्पेसिंग दिया जाएगा दैट इज 1/2 से 1/3 H। स्पेसिंग होगा काउंटर फोर्ट के बीच में, दैट इज द स्पेसिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज 1/2 H से लेके 1/3 H, 1/3 H। ये स्पेसिंग दिया जाता है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। और तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए तो डायग्राम की जगह छोड़ दो, डायग्राम की जगह छोड़ दो और इसमें लिखो पॉइंट, इसमें पॉइंट लिखिए। इट इज सुटेबल, हेडिंग लगाइए काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल और इसमें डायग्राम की जगह छोड़ दीजिए और इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इट इज सुटेबल, इट इज सुटेबल for height more than 6 to 8 meter, for height more than 6 to 8 meter, 6 to 8 meter। दूसरा पॉइंट काउंटर फोर्ट इज प्रोवाइड between stem and heel slab, counter force is provided between stem and heel slab, you can see in the diagram। जिधर की साइड मटेरियल है रिटेन कर रहे हैं उधर की साइड हम दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसमें, काउंटर फोर्स इज प्रोवाइड बिटवीन स्टेम एंड हील स्लेब, स्टेम एंड हील स्लेब, स्टेम एंड हील स्लेब, ब्रैकेट में लिख लीजिए on earth retain material, on retain material side, ब्रैकेट में लिख लीजिए on retain material side, जिधर की साइड हमने मटेरियल को रिटेन किया है उधर की साइड, और वो हील और स्टेम के बीच में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, in this the counter force will be in tension, in this the counter force will be in tension, counter force will be in tension, counter force will be in tension, so inclined tension reinforcement are provided, so inclined tension reinforcement are provided, inclined tension reinforcement are provided, inclined tension reinforcement are provided। next point, spacing of counterfort is 1/2 H से 1/3 H,
स्पेसिंग ऑफ काउंटरफोर्ट इज 1/2h से लेके 1/3h। ठीक है, तो ये हो जाएगा काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं अगर इसको बटरेस रिटेनिंग वॉल बोलता हूं तब क्या होगा, इसका दूसरा नाम हो जाएगा बटरेस रिटेनिंग वॉल। दूसरा नाम क्या होगा वो हम देख लेते हैं। कॉपी, बटरेस BUTTRESS बटरेस रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल, तो बटरेस रिटेनिंग वॉल में हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है वो क्या है वो देख लेते हैं। सो सपोज करिए ये हो जाएगा मेरे पास कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से लाइक दिस, एंड ये होगा इस तरीके से। क्या कर रहा हूं मैं, दिस इज द वन। अब देखो मैं इसमें क्या शो कर रहा हूँ, नोटेशन ध्यान से देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। मैंने अर्थ मटेरियल इधर की साइड शो किया है, जब इधर की साइड शो किया तो ये बन जाएगा मेरे पास हील, और ये हो जाएगा दैट इज द स्टेम, ये हो जाएगा दैट इज द स्टेम, और ये होता है टो। चूंकि हम ये जानते हैं कि इस स्टेम के ऊपर अर्थ मटेरियल जो है इधर की साइड से फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज द पी, इधर की साइड करेगा। और मैं ये अच्छे से जानता हूं कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है। तो अगर मुझे कंक्रीट को बेटर तरीके से यूज करना है और इसकी हाइट अगर 6 to 8 मीटर से ज्यादा है, तो मुझे इसको सपोर्ट देने के लिए मैं इधर की साइड सपोर्ट दूंगा या इधर की साइड सपोर्ट दूंगा। दिखती सी बात है, नॉर्मल देसी दिमाग तो ये कहता है कि इधर की साइड दो ना। जब मैं इधर की साइड अगर देता हूं, मान लीजिए मैंने इधर की साइड जो दिया, लुक एट दिस, ये मैंने इधर की साइड सपोर्ट दिया, तो जब मैं इधर की साइड सपोर्ट दूंगा ये वाला ये जब मैं इधर की साइड सपोर्ट दूंगा तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो होगा कंप्रेशन में होगा। लुक एट दिस, छोड़ो, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो इस वाले पार्ट को बोलेंगे ना, ये वाला जो है हमारे पास, दिस इज द वन, ये जो होगा ये कहलाया जाता है ये कहलाया जाता है बटरेस, ये कहलाया जाता है बटरेस। सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना सा है, दिस इज नोन एज द बटरेस। अंतर क्या है कि भाई काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल में हम लोग जो काउंटरफोर्ट देते हैं वो हील और स्टेम स्लैब के बीच में देते हैं। टेंशन में होता है, क्यों होता है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, तो ये रिटेनिंग वॉल इधर की साइड जो है वो रोटेट करने की कोशिश करेगी, तो ये इसमें टेंशन इंड्यूस करेगा, इसलिए टेंशन रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। अगर मैं बटरेस रिटेनिंग वॉल में बात करता हूं, तो हमने जो प्रोवाइड किया है सपोर्ट इस स्टेम स्लैब के बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करने के लिए या सपोर्ट देने के लिए, हमने जो हमने सपोर्ट देने के लिए जो प्रोवाइड किया है वो हम लोग दे रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या होगा, जैसे इसे फोर्स लगेगा कि स्टेम स्लैब इधर की साइड रोटेट करने की कोशिश करेगी, बट ये दोनों पार्ट इसको रोक लेंगे। तो जब ये स्टेम स्लैब इधर की साइड रोटेट कर रही है तो बोथ विल बी इन कंप्रेशन। तो जब ये कंप्रेशन में है तो हमें नीड नॉट टू प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट, कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है तो हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि इसके अंदर हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कंप्रेशन में रह लेता है। ठीक है,
अगर अच्छा बाकी सारे सेम है, स्पेसिंग क्या होगी, हाइट क्या होगा, ये वगैरह वगैरह सारे पॉइंट सेम है जो हमने काउंटर फोर्ट में लिखे हैं। ओनली वन पॉइंट चेंजेस है, वो ये है, वो पॉइंट क्या है कि अगर मैं स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो भाई मेरे पास एक काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है और एक बटरेस रिटेनिंग वॉल है। अगर मैं स्ट्रक्चरल और मटेरियल की प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो मुझे स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बटरेस रिटेनिंग वॉल ज्यादा बढ़िया लगती है बजाय काउंटर फोर्ट के। कारण कंक्रीट अगर कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है तो कोशिश करो कंप्रेशन में उसको यूज करो, अगर आप टेंशन में यूज करोगे तो उसको एडिशनल आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। द सेम थिंग इज हियर इन द काउंटर फोर्ट, द प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा जो हम कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज इन टेंशन, बट इन द बटरेस वी कैन से इट इज इन कंप्रेशन। सो नाउ अगर मैं कंक्लूड करता हूं तो क्या हो जाएगा, बटरेस रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चरली ज्यादा बढ़िया है काउंटर फोर्ट से, लेकिन प्रैक्टिकली वही दिया जाता है, प्रैक्टिकली हम लोग यही प्रोवाइड करते हैं, वो वाली नहीं करते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। कारण ये है कि गवर्नमेंट का मानना, गवर्नमेंट माने जो बॉडीज है जो इसको कंट्रोल करती है उनका मानना ये है कि इधर की साइड जो ओपन स्पेस है उसको हम लोग यूज कर सके किसी अदर पर्पस के लिए। सो हम लोग प्रैक्टिकली प्रोवाइड यही करते हैं ताकि हम लोग टो और स्टेम स्लैब के बीच में जो ओपन स्पेस है जो सामने रहेगा उसको हम यूज कर सके। अगर हम ये वाला देते हैं, कहां गया, अगर हम ये वाला देते हैं, ये वाला, तो ये ओपन स्पेस में बाहर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है तो एक तो एस्थेटिकली अच्छा नहीं है, दूसरा ये जगह हम लोग अब यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, डायग्राम की जगह छोड़ के इसमें पॉइंट लिखिए, डायग्राम की जगह छोड़ के पॉइंट लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए बटरेस रिटेनिंग वॉल और इसमें पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखिए। स्ट्रक्चरली बटरेस रिटेनिंग वॉल, structurally buttress retaining wall is most suitable then counterfort retaining wall, but practically counterfort retaining wall is used, counterfort retaining wall is used to use, counterfort retaining wall is used, क्यों यूज करते हैं counterfort retaining wall is used? because to use the open space, between toe and stem slab, to use the open space between toe and, लिखो पॉइंट लिखिए, buttress retaining wall then counterfort retaining wall, but practically counterfort retaining wall is used, counterfort retaining wall is used to use, counterfort retaining wall is used, क्यों यूज करते हैं counterfort retaining wall is used? because to use the open space between toe and stem slab, to use the open space between toe and stem slab, इसके जो ओपन स्पेस है उसको यूज करने के लिए हम लोग जो है वो इसको प्रोवाइड करते हैं।
तो ये डायग्राम आप लोग बाद में इसको देख के बना लेना, टाइम इसमें है ना। चलिए, सो दिस इज द आरसीसी जो आप लोगों को ध्यान रखना है, पढ़ना है एंड क्वेश्चन बनाने हैं। दिस इज द 99.99% है और इतना एनफ है कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इसके अलावा मैं आपको जो है एक मेरा टेलीग्राम आईडी बता देता हूँ, क्या रहता है ये TME, क्या रहता है ये TME/ID। दिस इज द टेलीग्राम चैनल। जब आप इस पे करोगे तो इंजीनियर्स टारगेट, यानी कि आप जो इंजीनियर बन रहे हैं उनका टारगेट क्या है, तो उसके अप टू द एग्जाम जब तक आपका नहीं होता है, आई विल पोस्ट दैट वन इन द ग्रुप सो यू कैन सी, ठीक है ना। और कोई डाउट रहता है, कुछ समस्या रहती है तो यू कैन आस्क मी। हालांकि जहां तक मैं समझता हूं आपका जितना लेवल है, जितना एग्जाम पूछ रहा है उससे ज्यादा ही हमने किया है, राइट। सो दिस इज द पार्ट। अब इस पूरे आरसीसी में आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं वो मैं बता देता हूं। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जो आपके टॉपिक हैं सिलेबस के अंदर। मेरे पास स्लाइड है इसकी। सो इसमें अगर हम देखें तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपको ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को जितना बढ़िया कर सकते हो उतना बढ़िया कर लीजिएगा। इन तीनों को जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर लीजिएगा। दिस इज द वन, दिस इज द 1 and 2 and 3। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, अगर पेपर को एनालिसिस करते होंगे या समझते होंगे, तो इनमें से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में आपको इनमें कुछ नहीं रखना है। टी और एल बीम इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए आपको ओनली 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एक तो BF का फॉर्मुलेशन और नोटेशन, इसका फॉर्मूला और इसके नोटेशन, और इसके नोटेशन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, फालतू कोई सेंस नहीं है ना। एंड डिजाइन ऑफ शियर के अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज देखना है, जल्दी न्यूमेरिकल ना करिएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज माने मिनिमम शियर कितना, स्पेसिंग कितनी, इंक्लाइंड के लिए, वर्टिकल के लिए कितना, टाउ वी क्या होता है, टाउ सी क्या होता है, और टाउ सी मैक्स क्या होता है और किस पे डिपेंड करता है, काफी है, दैट्स ऑल। तो ये इसके अंदर ये पॉइंट देखने, ये वाला जो पार्ट है ये आपको करना है। बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ फैक्ट है, काफी चीजें और पूछी जाती है, तो जितना मैंने लिखवा रखा है इक्विवेलेंटली कर लेना, 1 2 3 और ये चौथा। डिजाइन ऑफ टॉर्सन के अंदर आपको ओनली 2 फॉर्मूले देखने, एक VUE और एक MTU का, बस खत्म। और साइड फेस रेनफोर्समेंट के पॉइंट देख लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। साइड फेस रेनफोर्समेंट के साइड फेस रेनफोर्समेंट के पॉइंट देख लीजिए, दैट्स ऑल। बाकी हमने जो भी उसमें MTU, MUE1, MUE2 वगैरह के लिए सारी बातें करी, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछी जाती हैं, ओनली यही पूछे जाते हैं, ठीक है। राइट, चलिए देन अगर हम बात करें तो भाई हमारे पास में डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ बीम के अंदर हमने जो है मैंने जो क्लास में लिखवा है ना वो सारे करो, रिस्क नहीं लेना है, इसमें सारे कर लो जरूर। मतलब जितना बीम के लिए मैंने लिखवा रखा है, चाहे वो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया का हो या स्टेबिलिटी का हो या जो है वो कंटिन्यूअस के लिए लाइव लोड की पोजीशन, एंड देन उसका जो टेबल है और उसके बाद में मिनिमम मैक्सिमम स्टील, वो सारा करना है, इसमें रिस्क नहीं ले सकते हमें। डिजाइन ऑफ स्लेब के अंदर अगर देखें तो डिजाइन ऑफ स्लेब में आपको बेसिकली जो मैंने स्लेब के स्टार्टिंग में पॉइंट लिखवा रखे हैं वो करना है पहले, और वन वे स्लेब नहीं, हमने जो पॉइंट लिखवा रखा है, इंट्रोडक्शन लिखवा रखा है स्लेब के अंदर, वो कर लेना है। और तो क्या होगा, और हमारे पास में टू वे स्लेब के
टू वे स्लेब के जो है, हमने टू वे स्लेब के अंदर अगर हम बात करें तो हमने 3 मेथड देखे थे, रेनकाइन, ग्रेसोफ और मर्कस। नहीं, रेनकाइन, ग्रेसोफ, मर्कस और आईएस कोड। तो इसमें रेनकाइन की बेसिक थ्योरी देख लेना, रेनकाइन की बेसिक थ्योरी देख लेना। मर्कस में सी का फॉर्मूला देख लो, बाकी जरूरत नहीं है। आईएस कोड में हो सकता, चलो उसको देख लेना, एक बार देख लेना आईएस कोड को, बट ये जरूर देखना है मर्कस वाले का आपको जो है सी वाला फॉर्मूला 1 - 5/6 r² अपॉन 1 + r⁴ वो देखना है, नॉट मोर देन दिस। ठीक है, तो इसको मैं लाइट में रख लेता हूं। अरे क्या हो गया, वापस देख लेते हैं। ये पूरा करना है और इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट करना है और टू वे स्लेब के पार्ट जो है वो देखना है। रेनकाइन और ग्रेसोफ देखना है, क्योंकि वो अक्सर रेनकाइन, ग्रेसोफ और मर्कस का सी पार्ट देखना है। बस खत्म। कॉलम कर लो पूरा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए, तो वो लगभग जितना करवा रखा है उतना है कर लेना। अच्छा, करने में क्या क्या है जो है वो करना ये पूरा, उसमें छोड़िएगा मत कुछ भी। डिजाइन ऑफ फाउंडेशन के अंदर आपको जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्रिटिकल सेक्शन को लेके पूछे गए। क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है, बेंडिंग मोमेंट के लिए, शियर फोर्स के लिए, और वन वे और टू वे शियर के लिए क्या क्या होता है वो आपको करना है। उसके बाद में हमसे पूछा गया पंचिंग शियर स्ट्रेस, टाउ वीपी का फॉर्मूला पूछा गया। तो मैं आपको बोला हूं कि अक्सर कई बार आया, तो ये आपको कर लेना है। और एक और था यार, बियरिंग स्ट्रेस। अच्छा हाँ, फाउंडेशन में मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्शन लिखवा रखा है ना, वो सारा इंट्रोडक्शन तो करना ही करना है, वो तो करना ही है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। एनालिसिस ऑफ प्री स्टेज। अच्छा, इन तीनों के अंदर मैंने आपको वही पॉइंट लिखवाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो जब कभी मूड ना लगे कि यार चलो ठीक है, तो इनको एक बार रीडिंग लगा लीजिए, राइट। बाकी जो भी है तो ये इतना है, बट जिन जिन टॉपिक को मैंने सर्कल किया है, इन टॉपिक को लाइटली ना लेना। इसमें से अगर कुछ भी आता है तो हर हाल में बनना चाहिए, चॉइस नहीं रखनी है। तो अगर मान लीजिए आपके पास आरसीसी में 10 से 12 क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं 12 क्वेश्चन है, तो जिन जिन टॉपिक को मैंने ये हाईलाइट किया, ये 8 से 9 क्वेश्चन है, ये वो हैं जो आते ही आते हैं। अगर इसमें लापरवाही बरत गए फिर तो कोई मतलब नहीं, शॉर्टकट में अगर लापरवाह हो रहे हो तो फिर काहे का मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि भाई आपको ये प्री के बता रहा हूं, मैं प्री का बता रहा हूं। जब प्री निकल जाए तो मेंस के लिए बात कर लेना। मेंस निकालना आसान है, मुश्किल नहीं है, वो बड़ा आसान है। मुश्किल अभी यही में आता है क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है और कुछ भी पूछ लिया जाता है। फैक्ट के अंदर जैसे पूछ लिया आरसीसी का पिता कौन है, वो इज द फादर ऑफ द आरसीसी, सो लिव इट, वो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर लीजिए। बाकी जो है हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन जो रहते हैं उसके लिए रिमेनिंग टॉपिक है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये सारे धीरे धीरे बनते जाएंगे। वी हैव द सफिशिएंट टाइम टिल नाउ। अच्छी रैंक लाई जा सकती है। मेरे लिए अच्छी रैंक का मतलब सिंगल डिजिट 1 से 9 की रैंक है, उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारा करना है। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है, यू हैव माय टेलीग्राम लिंक, सो यू कैन ज्वाइन दैट। डाउट रहता है तो मैं डेली जो है आपको शाम को या नाइट को 8-9 बजे, 9 या 10 बजे के बाद वी कैन डिस्कस कि कोई भी जो चीजें रहती है हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए। सो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आरसीसी खत्म होता है तो जितना पोर्शन आपको कराया गया उसको हर हाल में ये कर लो कि 12 में से 10 क्वेश्चन तो किसी भी हाल में बनेंगे। 2 क्वेश्चन हम लोग रख लेते हैं, कुछ भी मान लो पूछ लिया गया, अच्छी मेहनत रही तो दोनों भी बन जाएंगे। तो 10% हमारा सिलेबस, मतलब जो कंपटीशन एग्जाम के टोटल मार्क्स है उसका 10% मुट्ठी में है। ऐसे हर सब्जेक्ट के आप परसेंटेज फिक्स करते जाओ। 12% का टोटल है, 10% हमने फाइनल किया है कि ये तो बनना ही है, कुछ भी हो जाए। तो कुछ के लिए ये सारी चीजें हैं। राइट, नेक्स्ट जो टॉपिक सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे कल
दैट इज द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। जेईएन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आसान सा है, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है किसी और सब्जेक्ट की, उसके अंदर आराम से कर सकते हैं। और ये 6 से 7 मार्क्स का है, कई बार वेरी करता है, 5 से 6 भी आते हैं तो कई बार 8-9 भी आए, तो 6-7 मार्क्स हम मान लेते हैं। और ज्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत कम टाइम का है, तो हम लोग उसको फिनिश कर लेते हैं ताकि हमारे जो है 5 से 6% मार्क्स और फिक्स हो जाए। तो इसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट आपके होते जाते हैं, आपको उसको अपना एक फिक्स पोर्शन करते जाना है कि यार ये तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जो भी अपना स्टील जब तक चलेगा तब तक आप लोग आरसीसी का रिवीजन करते रहेंगे, क्वेश्चन बनाते रहेंगे, डाउट रहता पूछते रहेंगे, साथ साथ स्टील का तो करना ही करना है। तो रिवीजन अभी भी से ही स्टार्ट कर देना, लास्ट में कोई रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आरसीसी यहाँ पे खत्म करते हैं। स्टील कर से